साहित्य के कालजयी रचनाकार। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावाद के आधार स्तंभ 4 कवियों में से हैं, जो महाप्राण निराला के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं, उनके साहित्यिक अवदान पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी विलक्षण प्रतिभा संपन्न कवि थे, रचनाकार थे, बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। एक और वे कविता की रचना करते हैं तो दूसरी ओर गद्य में भी अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं। गद्य में उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानी, रेखाचित्र, जीवनी, बाल साहित्य सभी विधाओं में उन्होंने लेखन किया। कोई भी विधा ऐसी नहीं थी जिसमें उन्होंने साहित्य लेखन ना किया हो, और हर विधा में अपनी उत्कृष्ट कला कौशल का परिचय दिया। और स्वच्छंदतावाद, जो छायावाद को ही स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना गया, और ये स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति छायावाद में मुख्य रूप से आई, और इसके पुरस्कर्ता महाप्राण निराला माने जाते हैं। और प्रगतिशील चेतना के कवि हैं। अपने काल में, अपने युग में जो सामाजिक विद्रूपताएं थी, विसंगतियां थी, जो राजनीतिक स्तर पर विक्षोभ आदि थे, असंगतियां थी, जो रूढ़ियां थी, उन सब के प्रति एक प्रगतिशील चिंतक के रूप में आते हैं और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अपने साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। किसी भी रचनाकार का व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है। वे अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही रचना करता है। तो इसीलिए निराला जी की रचनाओं के विषय में जानने से पहले आवश्यक है कि हम उनके व्यक्तित्व के विषय में जानें। तो महाप्राण निराला आत्मविश्वास से युक्त कवि रहे, आत्माभिमान से युक्त रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी समझौता नहीं किया, कभी झुके नहीं, अपितु सदैव स्वाभिमान के साथ, आत्माभिमान के साथ आगे बढ़े। और उनका व्यक्तित्व कैसा था? उग्र स्वभाव था, विद्रोही स्वभाव था। अगर समाज में कुछ अनुचित देखते थे, कहीं पर भी अन्याय देखते थे, तो वह उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने में हिचकते नहीं थे। वे उसके प्रति विद्रोह करते थे, और यही विद्रोही स्वभाव उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। और उनकी जीवन की अगर हम बात करें तो उनका संपूर्ण जीवन संघर्षों की गाथा रहा है। जन्म के 3 वर्ष बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया, और कुछ बड़े हुए 14 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उनका विवाह हो गया मनोहरा देवी के साथ। और फिर उसके पश्चात उनके पिता की मृत्यु हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब महामारी आई, तो उस महामारी के समय में उनके परिवार के 3 लोगों की मृत्यु हो गई। और पत्नी की मृत्यु के बाद, जब पत्नी की मृत्यु हुई तो ये स्वयं 22 वर्ष के थे, और बेटा 4 वर्ष का था और बेटी 1 वर्ष की थी। परंतु उसके पश्चात इन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया, और बेटी तो बचपन में अपने नानी के यहाँ रह कर के ही पली बड़ी हुई। और स्वयं इनका जीवन इस तरह से संघर्षों से भरा हुआ रहा। आर्थिक संकट भी रहे, मानसिक पीड़ाओं को भी सहन करना पड़ा, और समाज में भी उपेक्षा भी मिली, तिरस्कार भी मिला। जहाँ युवावस्था में उनके साहित्य को सम्मानित किया गया, उनकी कविता को सम्मानित किया गया, वहीं वृद्धावस्था तक पहुँचते पहुँचते इतने उपेक्षित हो गए, विक्षिप्त अवस्था को पहुँच गए। कुछ पारिवारिक स्थितियों के कारण, आर्थिक संघर्षों के कारण, अपने स्वभाव के कारण, ना झुकने की प्रवृत्ति के कारण, समझौतावादी ना होने के कारण, तो संपूर्ण जीवन उनका संघर्षों से पूर्ण रहा। और ये संघर्ष उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में दिखाई भी देते हैं। मैं अकेला जैसी कविता लिखते हैं। और निराला स्वतंत्र स्वच्छंद प्रकृति के कवि रहे हैं।
उनकी औपचारिक शिक्षा तो अधिक नहीं हुई, हाई स्कूल तक ही पढ़े, परंतु उसके बाद उन्होंने घर में अध्ययन किया। बंगला से, क्योंकि कलकत्ता में रहे, मेदिनीपुर में उनका जन्म हुआ था और प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने कलकत्ता में ही प्राप्त की थी, मेदिनीपुर में ही प्राप्त की थी। और उसके पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था जितना वो अपने मस्ती में रहते थे। खेलना, तैराकी करना, कुश्ती करना, इन सब में, संगीत आदि में उनकी विशेष रुचि रही है। और उनका प्रकृति तो ऐसी थी कि किसी के आगे झुकते नहीं थे, समझौता नहीं करते थे। बड़े ही फक्कड़ अक्खड़ मस्त किस्म के व्यक्ति थे। जिस तरह से कबीर के विषय में कहा जाता है कि वे मस्त मौला थे, फक्कड़ थे, अक्खड़ थे, उसी तरह से निराला भी रहे। उनकी रचनाओं में भी कहीं कबीर की झलक दिखाई भी देती है। जहाँ कभी तो ऐसा होता था कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं है और वे पानी पी करके ही रह जाते थे। और स्वभाव में ऐसी अक्खड़ता थी कि जो बात बुरी लगती थी सीधे स्पष्ट शब्दों में सामने कह देते थे। यहाँ तक कि वो गांधी जी से भी भिड़ गए थे। गांधी जी ने एक बार कह दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसा हिंदी साहित्य में कोई कवि, कोई लेखक नहीं है, कोई रचनाकार नहीं है। तो ये गांधी जी के पास पहुँच गए अपनी रचनाएं लेकर के और उनसे कहा कि आपने कितना हिंदी साहित्य को पढ़ा है। तो उन्होंने कहा मैं हिंदी ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि गुजराती थे तो मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, मैंने इतना हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा। तो कहते फिर आपको ये टिप्पणी करने का क्या अधिकार था? आपने निराला की रचनाएं पढ़ी। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा छोड़ जाओ अपनी रचनाएं। कहने लगे नहीं, जब आपके पास समय होगा, जब आप पढ़ने लगेंगे तभी मैं आपको वो रचनाएं दूँगी। तो इस तरह से अक्खड़ प्रवृत्ति के रहे, मस्त मौला थे। है खाने को तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। एक और उनके स्वभाव में विद्रोह था, उग्रता थी, तो वहीं दूसरी ओर उनके भीतर कहीं सूक्ष्म संवेदना भी थी। सूक्ष्म संवेदना से जुड़े हुए कवि रहे हैं, क्योंकि कवि होता ही संवेदनशील है। जो संवेदनशील नहीं है वे कविता नहीं कर सकता। सड़क पर भिखारी को देखते हैं तो उनके मन में संवेदना का भाव जागृत होता है, भिक्षुक कविता की रचना कर देते हैं। पत्थर तोड़ती हुई स्त्री को देखते हैं तो उनके मन में संवेदना का भाव जागृत होता है और वे तोड़ती पत्थर आदि कविता की रचना करते हैं। किसी दीनहीन व्यक्ति को देखते हैं तो जो स्वयं के पास था वे उसे दे देते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, किसी गरीब व्यक्ति को सर्दी में ठिठुरते हुए देखा तो अपना कोट ही उतार करके दे दिया। तो इस तरह से सूक्ष्म संवेदना के कवि रहे हैं। तो निराला का व्यक्तित्व अंतर विरोधों से भी युक्त रहा है। एक तरफ उनके स्वभाव में उग्रता है, कठोरता है, आक्रोश है, विद्रोह है, तो दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व में संवेदना भी है, कोमलता का भाव भी है। जैसे भवभूति ने कहा ना कि वज्र से भी अधिक कठोर और कुसुम से भी अधिक कोमल। तो ये ऐसा व्यक्तित्व निराला जी का रहा। जीवन में कितने भी कष्ट सहे, कितनी भी परेशानियां सही, पर उनके भीतर एक जिजीविषा बनी रही, दुर्दमनीय जिजीविषा। इसीलिए तो वो कहते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया हूँ, मेरे मन में बहुत बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो मेरा अंत नहीं होगा, ये जो आशा की किरण थी ये उनके भीतर उनकी जिजीविषा को बनाए हुए थी। तो इस तरह से एक असाधारण व्यक्तित्व से संपन्न कवि निराला हमारे सामने रहे। अब हम बात करते हैं मित्रों उनकी रचनाओं को लेकर। उन्होंने सभी साहित्य की ही सभी विधाओं में लेखन किया और हिंदी साहित्य को पर्याप्त समृद्ध किया। उनका लेखन कार्य छायावाद की प्रवृत्तियों से युक्त रहा। तो उन्होंने अनेक कविता संग्रह लिखे, मुक्तक शैली अधिक अपनाई, कविताएं अधिक लिखी। उनका पहला ही कविता संग्रह अनामिका था, फिर परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांदे कांकली।
ये इनके कविता संग्रह रहे। एक सदी के नायक के रूप में निराला जी हिंदी साहित्य में आते हैं। उनका लेखन का समय लंबा समय तक रहा। 1916 से उन्होंने लेखन प्रारंभ किया और 1961 में उनकी मृत्यु होती है। 1957-58 तक वे निरंतर लिखते चले रहे। निरंतर उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में अपने प्रतिभा का परिचय दिया। कहानियों की भी रचना की। लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बेटी, ये इनके कहानी संग्रह रहे। इसी तरह से इन्होंने उपन्यासों की भी रचना की। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे, ये इनके उपन्यास थे। कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया, ये दो इनके रेखा चित्र रहे। बड़े प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं ये और पाठ्यक्रम में भी निर्धारित हैं। और रेखा चित्र साहित्य विधा को प्रारंभ करने का, विकसित करने का कार्य निराला जी ने किया और जिसका प्रभाव परवर्ती लेखकों के ऊपर भी पड़ा। 2 नाटकों की भी रचना की, समाज और शकुंतला। निबंध संग्रह जो उनके विचारों को द्योतित करते हैं। रविंद्र कविता कानन, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक, प्रबंध परिचय, ये इनके निबंध संग्रह हैं जिनमें वे भाषा के विषय में, छंद के विषय में, कविता के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। बाल साहित्य का भी लेखन किया। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, भीष्म, महाराणा प्रताप, सीख भरी कहानियाँ, ये इनके बाल साहित्य रहे। निराला जी संपादक रहे। सर्वप्रथम उन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन किया। वे मुख्य रूप से कलकत्ता में रहते हुए रामकृष्ण परमहंस से प्रभावित हुए, स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हुए और रविंद्रनाथ टैगोर जी का प्रभाव उनके ऊपर काफ़ी रहा। तो आजीविका की जब समस्या आई तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से ही के जो मिशन था वहाँ से पत्रिका निकलती थी समन्वय, उसके संपादन का कार्यभार संभाला। और उसके पश्चात जब वे इलाहाबाद आ जाते हैं तो तब मतवाला पत्रिका का संपादन करते हैं। एक सुधा पत्रिका का भी संपादन किया और उन पत्रिकाओं में वह बंगला रचनाओं का, अंग्रेजी रचनाओं का हिंदी अनुवाद भी करते थे। तो इन्होंने अनेक रचनाओं का, अनेक नाटकों का, कहानियों का, कविताओं का अनुवाद भी किया है। तो उनकी जो अनुदित रचनाएं हैं उनमें है दुर्गेश नंदिनी, रजनी, युगलांगुलीय, राधा रानी, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो इस तरह से बंगला साहित्य को, अंग्रेजी साहित्य को हिंदी साहित्य में अनुवाद के माध्यम से लाने का कार्य भी निराला जी करते हैं। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं निराला जी की काव्य यात्रा का विकास क्रम, क्योंकि आज हम उनकी चर्चा करेंगे कवि रूप को लेकर के, उनके गद्य रूप को लेकर के, कहानी उपन्यास के रूप में उनकी चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। पर आज की चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा कविता का क्षेत्र। तो एक कवि के रूप में निराला को जो साहित्यिक अवदान रहा उस पर चर्चा करनी है। तो इसलिए हम पहले देखते हैं कि उनकी काव्य यात्रा का प्रारंभ कैसे हुआ और किस तरह से वे विकास को प्राप्त होती चली गई। 1916 में वे पहली रचना उनकी है जूही की कली। एक श्रृंगार परक रचना है। भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इसमें परंपरा का उच्छेदन दिखाई देता है। यह जूही की कली जो कविता थी, ये निराला जी ने, क्योंकि एक नए शिल्प में, एक नए भावबोध के साथ, श्रृंगार के भावबोध के साथ लिखी और उसे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन के लिए भेजा। और सरस्वती पत्रिका का संपादन कर रहे थे उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका नैतिकता का आग्रह रहा, जो श्रृंगारिक रचनाओं को कभी भी महत्व नहीं देते थे।
और उसी नैतिकता के आग्रह के कारण उन्होंने जूही की कली कविता को प्रकाशित करने से इनकार कर दिया, वो नहीं छपी। और बाद में यही रचना फिर मतवाला पत्रिका के मुख पृष्ठ पर छपती है और बड़ी सराही भी गई। युवकों ने उस कविता को कंठस्थ किया और अनेक कवि सम्मेलनों में उसका सस्वर गायन भी किया जाता था। और फिर ये जूही की कली कविता उनकी अनामिका जो प्रथम संस्करण था उसमें प्रकाशित हुई। तो इनकी काव्य यात्रा में जो पहला कविता संग्रह है वह अनामिका है, जो 1923 में प्रकाशित हुआ। आज ये उपलब्ध नहीं है। उसके बाद द्वितीय संस्करण अनामिका का ही 1938 में आया और इस द्वितीय संस्करण में अनेक नई कविताओं का संग्रह किया गया। और फिर इसके पश्चात अगला इनका काव्य संग्रह रहा, कविता संग्रह रहा परिमल। अनामिका का पहला 1923 में था, फिर वो जो मिलता नहीं है, तो जो उपलब्ध पहली रचना कविता संग्रह है वे परिमल है, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। इसमें विषय में पर्याप्त वैविध्य दिखाई देता है। प्रेम की कविताएं भी हैं, दर्शन और आध्यात्म से जुड़ी हुई कविताएं भी हैं। इसमें राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई कविता भी है, रहस्यवादी कविताएं भी हैं। तो विषयों से संबंधित पर्याप्त वैविध्य इस संग्रह में दिखाई देता है। जैसे तुम और मैं, पंचवटी प्रसंग, अधिवास जैसी दार्शनिक आध्यात्मिक कविताएं भी हैं और जूही की कली, मौन, प्रिया के प्रति जैसी प्रेम कविताएं भी इसमें संग्रहित हैं। और क्योंकि निराला प्रगतिशील चेतना के कवि रहे हैं और उनकी कविता के स्वर एक और जहाँ छायावादी प्रवृत्ति से युक्त रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जो आगे चल कर के छायावाद के बाद प्रगतिवाद आता है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं उनका बीज हमें निराला में दिखाई देता है। बादल राग, जागो फिर एक बार, भिक्षुक, विधवा, दीन, संध्या सुंदरी जैसी प्रगतिशील कविताएं भी परिमल में संग्रहित की गई है। तो इस तरह से विषयों में पर्याप्त वैविध्य रहा। और इस परिमल की जो विकास का प्रथम चरण कहलाता है उनका, उसकी हम विशेषताओं की बात करें तो उनमें भावों में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जो स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति छायावाद की मुख्य विशेषता रही, वह स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति उनकी जो प्रेम की कविता है, जूही की कली है, मौन है, प्रिया के प्रति आदि है, उनमें दिखाई देती है। भाव और शिल्प दोनों ही क्षेत्रों में वे परंपरा का विरोध करते हैं। भाव के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इससे पूर्व द्विवेदी युग था, छायावाद से पूर्व, जिसमें इतिवृत्तात्मकता थी, स्थूल वर्णन था, नैतिकता के प्रति आग्रह था। तो उस भाव क्षेत्र से कविता को बाहर निकाल करके, स्थूल से निकाल करके सूक्ष्म की ओर लेकर के आए। और शिल्प की दृष्टि से भी द्विवेदी युग तक कविता छंदों के बंधन में बंधी हुई थी, तो यहाँ ये शिल्प के क्षेत्र में भी परिवर्तन लाते हैं और कविता को छंदों के बंधन से मुक्ति दिलाकर मुक्त छंद की परिकल्पना करते हैं। यद्यपि प्रारंभ में उसका विरोध भी बड़ा हुआ, पर धीरे धीरे कवियों ने उस मुक्त छंद को अपनाया और फिर आज तो कविता के लिए मुक्त छंद विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और पहले चरण की कविताओं में उनका क्रांति का स्वर, विरोध का स्वर मुखर होकर के आया है। युग बोध से संपृक्ति है। ऐसा नहीं रहा कि कवि केवल अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ था। वे समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था, राष्ट्र मुक्ति का समय था। तो मुक्ति कामी के रूप में निराला आगे आते हैं और जिस तरह से राष्ट्र की मुक्ति के लिए राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर प्रयत्न हो रहे थे, उसी तरह से साहित्यिक स्तर पर निराला ने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्र प्रेम का भाव जागृत करने का प्रयास किया। तो इस तरह से युग बोध से संपृक्ति, ये निराला की इस प्रथम चरण की कविताओं में
खास विशेषता है। अब हम बात करते हैं निराला जी की काव्य यात्रा के विकास के दूसरे चरण पर। दूसरे चरण में कविता संग्रह है गीतिका, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। ललित गीतों का संग्रह है। प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, नारी, दर्शन, अध्यात्म, इन सभी विषयों को केंद्र में रखते हुए कविताओं की रचना की गई है। और ये सभी कविताएं नव गति, नव ताल, नव लय से समन्वित है। निराला जी ने एक कविता लिखी थी सरस्वती वंदना को लेकर के, वीणा वादिनी वर्ते, और उस कविता में वे माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे नव गति, नव ताल, नव लय दे। और इसी भाव को, इसी को शिल्प के रूप में वे अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। उनकी कविताएं नए भाव से युक्त है, नई लय से युक्त है, नए ताल से युक्त है, जो प्राचीनता के विरोध में उभर करके आई है। और इन्होंने श्रृंगार के साथ आध्यात्मिकता का समन्वय किया है। घोर श्रृंगारिक वर्णन नहीं है। अगर वे प्रेम का भी चित्रण कर रहे हैं तो इस प्रेम के साथ भी आध्यात्म जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इनकी कविताओं में रहस्यवादिता की भावना उभर करके आ गई है, जिसके कारण कविताओं में कहीं भी दूर दूर तक अश्लीलता नहीं दिखाई देती। जैसे जूही की कली को ही हम देख लेते हैं, प्रिया के प्रति कविता को देखते हैं, रूखीरी डाल बसंती इस कविता को देखते हैं। एक और श्रृंगारिक वर्णन है और दूसरी ओर उसके साथ अध्यात्म का, और ये सारे गीत रूप में हैं। और निराला स्वयं संगीत में विशेष रुचि रखते थे, स्वयं अपने गीतों को गाया करते थे। तो कवि सम्मेलनों में जब वे अपनी ओजमयी वाणी में गीत गाते थे तो श्रोता मंत्रमुग्ध होकर के उसे सुनते रह जाते थे। तो निराला अपने समय में बड़े ही प्रिय, लोकप्रिय कवि रहे, और उनकी गीतों की जो भाषा थी वो बड़ी ही सरल थी, प्रवाहमयी थी, अलंकृत रही। सरलता से अभिप्राय ये नहीं है कि उसमें अलंकृति नहीं थी। एक और सरलता है और दूसरी ओर उसमें अलंकृति भी है। तो ये इन गीतों की खास विशेषता है। और गीतिका के गीतों में विविध छंदों का भी प्रयोग किया गया है। उसमें संगीतात्मकता का गुण विशेष रूप से उभर करके आया है। तो इस तरह से निराला जी ने एक कविताओं की भी रचना की, गीतों की भी रचना की, प्रगीतों की भी रचना की। तो विभिन्न भावबोध से जुड़े हुए गीतों की रचना हमें उनके काव्य संग्रह गीतिका में मिलती है। अब हम बात करते हैं उनकी काव्य यात्रा के विकास के तीसरे चरण की ओर। अब यहाँ उनकी यात्रा, जो विकास यात्रा है, वो निरंतर प्रौढ़ता को प्राप्त होती चली जा रही है, विकसित होती चली जा रही है। वे अनामिका जो उन्होंने पहले 1923 में प्रकाशित की थी, वही अनामिका का पुनः संस्करण करके 1938 में दोबारा प्रकाशन हुआ। और यहाँ पर निराला का व्यक्तित्व उनकी कविताओं में दो धाराओं में विभक्त होता हुआ दिखाई देता है। एक और इसमें हास्य व्यंग्य परक रचनाएं मिलती हैं, और दूसरी ओर आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आस्था से प्रेरित रचनाएं भी हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। ये दोनों बड़ी प्रसिद्ध इनकी कविताएं रही। दोनों ही लंबी कविताएं हैं। सरोज स्मृति तो शोक गीति है, जिसमें उन्होंने अपनी पुत्री की मृत्यु पर शोक के रूप में अपने भावों के उद्गार प्रस्तुत किए हैं, निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति की है। और राम की शक्ति पूजा तो एक उदात्त दिव्य रचना है, जो महाकाव्य का विकल्प प्रस्तुत करती है। और जहाँ एक और वे सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज की विद्रूपताओं पर व्यंग्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर
राम की शक्ति पूजा के रूप में एक समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं, एक विकल्प भी प्रस्तुत कर रहे हैं शक्ति की आराधना के रूप में। क्योंकि उसमें कहते हैं जहाँ अन्याय है शक्ति है वहीं, परंतु अन्याय के साथ शक्ति नहीं रहती है। जब शक्ति की आराधना की जाती है तो वह न्याय के पक्ष में आती ही है। और इसी भावबोध को लेकर के वे एक उदात्त भूमि पर राम की शक्ति पूजा जैसी आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित रचना करते हैं। अब हम देखते हैं उनकी काव्य यात्रा के विकास का चतुर्थ चरण, जहाँ वे कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते इनकी रचनाएं करते हैं। इन कविता संग्रहों में उनका प्रगतिवादी स्वर दिखाई देता है। जहाँ पहले वे छायावादी प्रवृत्तियों से युक्त कविता कर रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है और उनके भीतर जो प्रगतिशील चेतना थी वह कहीं अधिक उभर कर आती है और जो कविताओं में प्रस्तुत होती है। व्यंग्य का, विद्रोह का, क्रांति का भाव इन कविताओं में दिखाई देता है। एक और वे शोषितों, पीड़ितों के प्रति, चाहे वो श्रमिक है, चाहे वो भिक्षुक है, किसान है, उनके प्रति करुणा का भाव दिखाते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो पूंजीपति वर्ग है, सामंतशाही है, जो शोषक वर्ग है, उनके प्रति आक्रोश का, विद्रोह का भाव दिखाते हैं। तो प्रगतिशील चेतना का मूल स्वर जो है वह उनकी इस विकास के चतुर्थ चरण की कविता संग्रह में दिखाई देता है। उनकी काव्य यात्रा के विकास का अंतिम चरण हमें दिखाई देता है अर्चना, आराधना और गीत गुंज में। ये इनके प्रौढ़ काल की रचनाएं हैं, जीवन के अंतिम समय की रचनाएं हैं। यहाँ कवि की रुचि आध्यात्मिकता और दार्शनिकता की ओर बढ़ती चली जाती है। कहीं उनके मन में विषाद की एक गहरी छाया दिखता है। ऐसे लगता है कि वो पूरे जीवन में जो उन्होंने इतने संघर्ष सहे, आर्थिक संकटों का सामना किया, पारिवारिक कष्टों का सामना किया, अपने प्रियजनों के वियोग की पीड़ा को सहन किया, तो अंतिम समय तक आते आते कभी कहीं थक जाता है, निराश हो जाता है, विषाद की गहरी छाया उसे घेर लेती है। और तब वे अर्चना में, आराधना में, गीत गुंज में आत्माभिव्यक्ति परक गीतों की रचना करते हैं। मैं अकेला, स्नेह निर्जर बह गया है, इस तरह की कविताएं करते हैं। तो इस तरह से मित्रों, अभी हमने निराला जी की काव्य यात्रा की बात की। उनके काव्य यात्रा की किस तरह से उत्तरोत्तर विकास होता चला गया और विभिन्न चरणों में, विभिन्न सोपानों में उनकी कविता का स्वर कैसे परिवर्तित होता गया, इस पर चर्चा की है। तो अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे निराला जी की रचनाओं का जो प्रदेय है, उनकी जो कविताओं की मूल प्रवृत्तियां हैं, उनका जो मुख्य चेतना का स्वर है, भावबोध है, उस पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। इस चर्चा को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।